Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो टारगेट रहेगा एमसीक्यू सेशन रहेगा आज का, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसकी डिजीज और इसके कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। और साथ में ये टारगेट है किसके लिए, एक तो अपना जो नोट सेट आ रहा है अपकमिंग उसके लिए, और सेकेंड वन जो आपका यूपी यूएमएस एग्जाम आ रहा है अभी आपके सामने, इन दोनों के लिए क्लासेस अभी चल रही है अपने आरएनसीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ ही यूपी यूएमएस के लिए हमने क्या किया, टोटल 25 मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, जो यूपी यूएमएस के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू यूपी यूएमएस सिलेबस, तो वो क्या कर सकता है, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बाकी नोट सेट के लिए हमारा क्रैश कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। उसी के साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी हमने वापस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू के साथ में वापस एक नई टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू अपना कुछ इस प्रकार से है, द क्लाइंट हैज सस्टेन्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। एक क्लाइंट को क्या हुआ है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है सेकेंडरी टू ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से। विच साइन एंड सिम्टम वुड द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट, ठीक है। अब जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो नर्स काम कर रही है वो कौन से साइन सिम्टम को एक्सिबिट करेंगी, या फिर वो सोचेंगी हाँ ये साइन सिम्टम तो यहाँ पे मिलने ही चाहिए पेशेंट में। क्या हुआ पेशेंट को, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, ब्लड विजन, नोजिया एंड राइट साइडेड हेमीपैरेसिस, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, नेगेटिव बेबिंस्की एंड टोसिस, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव बर्जिंस्की एंड हाइपरपायरेक्सिया, या फिर नेगेटिव डेक्सटोरिस, नकल रिजिडिटी और नेस्टिगमस। क्या रहेगा अपना आंसर इसके लिए? अच्छा एमसीक्यू है, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो क्या रहेगा अपना इसके अंदर करेक्ट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखो 4 में क्या बताया गया है, नेगेटिव डेक्स्ट्रोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये पर क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं इसके अंदर। वे किसके अंदर किया जाता है, जब कब सीएसएफ लीकेज हो तब, ठीक है। यहाँ पे कोई सीएसएफ लीकेज की बात नहीं हुई है, तो ये चीज हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरा इसके अंदर किस में करते हैं अपन, मेनिंजाइटिस के अंदर। मेनिंजाइटिस का अपन पता लगाते हैं किसे, बैक्टीरियल है या फिर क्या है, वायरल है। ग्लूकोज टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ग्लूकोज का लेवल जो वो कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है, ऑटोनोमस डिसरिफ्लेक्सिया है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो किसमें आपको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव बर्जिंस्की एंड हाइपरपायरेक्सिया, ये सब चीजें हैं जो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कोड इंजरी को तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, पॉजिटिव बर्जिंस्की और हाइपर पायरेक्सिया आपको देखने को मिलेगा जब एक कंडीशन होती है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब पर्टिकुलरली इसी के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, नेगेटिव बेबिंस्की एंड टोसिस। तो देखिए जब कभी भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है तो क्या होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स कैसा हो देखने को मिलता है आपको, पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। तो अपना ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास में, ब्लड विजन। जी हाँ, जब ब्रेन इंजरी होती है तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर अगर चोट लगती है तो हो सकता है वहाँ पे पेशेंट को क्या हो, ब्लड विजन देखने को मिले। नोजिया, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। राइट साइड हेमीपैरेसिस, ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्यूजन कि किस साइड में कॉन्फ्यूजन हुआ तो उसके अपोजिट साइड में क्या देखने को मिलता है आपको, हेमीपैरेसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ब्रेन अगर किसी का राइट डोमिनेंट हैंड है तो उसका डोमिनेंट पार्ट कौन सा रहेगा ब्रेन के अंदर, लेफ्ट साइड का, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे हो सकता है लेफ्ट में इंजरी हुई तो इसके राइट साइड के अंदर क्या हो गया, हेमीपैरेसिस हो गया। तो ये अपना जो टोटल ब्रेन इंजरी के मोस्ट नियर बाई अपने क्या है, साइन एंड सिम्टम है। तो अपना आंसर क्या करेक्ट होगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो नर्स है उसको क्या सजेस्ट करेगी, इस प्रकार के साइन सिम्टम वो पेशेंट के अंदर
चेक करेगी, असेसमेंट करेगी। तो अपना आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है, हेड इंजरी। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर एमसीक्यू आपको नर्सिंग प्रायोरिटी को ही मिलेंगे। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि ये थोड़ा होता क्या है। तो देखिए हेड इंजरी क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है जिसके क्या है डायरेक्ट क्या हेड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या हो गया, उसके ब्रेन के अंदर इंजरी हुई। इसमें क्या हुआ, मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब जब इंजरी किस प्रकार की हो सकती है, ब्रेन के अंदर के जो पार्ट है उनको स्ट्रेच कर सकती है, कंप्रेस कर सकती है। इसके बाद में क्या कर सकती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और इंजरी कैसी हो सकती है, रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल ब्रेन को क्या कर देती है, इंजरी पहुंचा देती है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, सेलुलर डिसफंक्शन। बाकी आगे जाके ब्रेन में साइंस सिम्टम डेवलप होते हैं, जब कब सेलुलर डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, तब साइंस सिम्टम हो जाता है। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स से अगर आपको इंजरी हुई तो इंजरी कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की इंजरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ से देखिए एग्जामिनर आपको एमसीक्यू पूछता है, ये 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट वन टाइप हो सकता है आपका कॉन्क्यूजन। ठीक है, फर्स्ट वन टाइप कौन सा होता है, कॉन्क्यूजन। सेकंड वन टाइप आपका क्या हो सकता है, कॉन्ट्यूजन। तो देखिए कॉन्क्यूजन के अंदर क्या होता है, टेम्पररी लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन विथ नो स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है, किसी प्रकार का यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसके साइन एंड सिम्टम आर लास्टिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के अंदर इसका क्या रहता है, साइन सिम्टम रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्कजन। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एमसीक्यू बनता है इससे। अगर ऑप्शन में आपको पूछ ले कंफ्यूजन हुआ है तो उसके हिसाब से साइन सिम्टम यहाँ पे थोड़े से पेशेंट के नॉर्मल होंगे, और कंफ्यूजन होता है तो वहाँ पे साइन सिम्टम थोड़े कैसे सीवियर होते हैं। तो इसके कंफ्यूजन आपको किसको बोलते हैं, टी से आप क्या समझ सकते हो, ट्रोमा। ट्रोमा भी कैसा, मेजर ट्रोमा। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूजन से सिंपल ट्रोमा आप समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीवियर सीवियर इंजरी इन ब्रेन। इसके साथ में क्या देखने को मिले आपको, हेमरेज। इसके अंदर देखो 2 कंडीशन आती है, एसडीएच सब ड्यूरल हेमरेज एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। ठीक है, अब इसके अंदर पेशेंट कैसा हो रहता है, अनकॉन्शियस। ठीक है, फ्यू सेकंड्स से लेके फ्यू मिनट्स तक जो पेशेंट है वो कैसा देखने को मिल सकता है, अनकॉन्शियस देखने को मिल सकता है। और पेशेंट को जो है वो ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, सीजर आ सकता है पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर। और साथ में क्या क्या देखने को मिलता है, शॉक की कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये थोड़ा इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है, कौन सी, कॉन्ट्यूजन की। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसको ट्रीट करना होता है। तो किस प्रकार से ट्रीट करोगे, अगर कॉन्ट्यूजन हो गया है, इसको हेमरेज वगैरह हो गया तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, ड्रेनेज। ठीक है, जो भी आपका हेमरेज हो उसको क्या कर दो, डैमरेज कर दो क्रेनियोटोमी करके। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एमसीक्यू। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा टॉपिक का पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना फर्स्ट आंसर होगा इसके अंदर, ब्लड विजन, नोजिया, वोमिटिंग एंड हेमीपैरेसिस इज द करेक्ट आंसर। द इंटेंसिव केयर नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद क्लोज्ड हेड इंजरी। इसको भी क्या हो गया, क्लोज्ड हेड इंजरी है। ठीक है, विच डाटा वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन। अब कौन सा डाटा, अगर वो देखो असेसमेंट कर रही है पेशेंट का आईसीयू के अंदर, उसको कुछ डाटा मिलते हैं, तो वो कौन सा डाटा वहाँ पे वो इंटरवेंशन करेगी इमीडिएटली, उसको क्या ऐसी फाइंडिंग मिलेगी जिससे वो इमरजेंसी इंटरवेंशन उन्होंने शुरू करेगी। द क्लाइंट रिफ्यूज टू कफ एंड डीप ब्रीथ। क्लाइंट जो है वो कफ एंड डीप ब्रीथ से रिफ्यूज कर रहा है। द क्लाइंट्स ग्लास्कोकोमा स्केल रेंज फ्रॉम 3 to 7। ग्लास्कोकोमा स्केल की रेंज कितना है यहाँ पे, 3 to 7। द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ फ्रंटल हेडेक। क्लाइंट को क्या कंप्लेंट्स हो रहा है, फ्रंटल हेडेक कंप्लेंट हो रहा है। द क्लाइंट्स मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज 30। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर बनेगा आपका,
काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है ये भी। अगर किसी को ग्लास्को स्केल आएगा वही स्टूडेंट जो है वो इसको करेक्ट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला है, क्लोज्ड हेड इंजरी। अभी वाली मैंने आपको डिस्कशन किया था हेड इंजरी का, ठीक है, इसमें अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके अंदर अपन डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि डिस्कशन मेरा किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखो क्लाइंट रिफ्यूज कर रहा है, मतलब वो आपके कमांड्स मान रहा है, तो ये तो अपना यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन का बात नहीं है। क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है, मतलब उसको अपनी बॉडी का ओरिएंटेशन है, तो ये भी चलो ठीक बात है। क्लाइंट मिनिमेंटल स्टेप एग्जामिनेशन 30, ये तो एकदम नॉर्मल कंडीशन वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइंट्स जीसीएस स्कोर कितना है, यहाँ पे 3 to 7 के बीच में है। तो ये एक यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना इंटरवेंशन बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि जीसीएस स्कोर 15 to 3 अपना रेंज रहता है, ठीक है, लेस देन 3 कोमा में, ठीक है, उसके ऊपर के भी क्राइटेरिया अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा अपना, अगर किसी का जीसीएस 3 to 7 या 7 के बीच में आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंटरवेंशन करना होता है। तो ठीक है, देखो जीसीएस के अंदर अपन क्या देखते हैं, ईवीएम, ईवीएम, ठीक है, आई वर्बल एंड मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिए आई के अंदर कितने स्कोर रहते हैं, मेनली 1 to लेके 4 तक। वर्बल के अंदर कितने रहते हैं, 1 to 5। एंड मोटार के अंदर कितने रहते हैं, 1 to 6। ठीक है, देखो मैं एक एक यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो देखो जब अगर आप इसकी टेबल देखोगे गूगल पे तो वहाँ पे आपको इसके कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, हमें आज क्या करना है, थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह अपन जरा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि अभी आपको सिस्टम वाइज थोड़े एमसीक्यूज करवाया जाए, सिस्टम वाइज डिजीज भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगी और उसके डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से थोड़ा मॉडिफाई किया मैंने मेरे पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखो टोटल स्कोर अगर अपन देखें, ठीक है, तो 6 + 5 + 4 टोटल कितना रहता है, 15। तो इट इज द बेस्ट स्कोर। अब देखिए कोमाटोज क्लाइंट आप इसको बोलोगे, लेस देन 8 स्कोर आ रहा है, और टोटल अनरेस्पॉन्सिव किसको बोल दोगे, लेस देन 3। ठीक है, यहाँ पे भी 1 नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 नंबर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम 3 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है एंड मिनिमम स्कोर कितना होता है ग्लासगो कोमा स्केल का, इससे भी एमसीक्यू बनता है। और कोमाटोज क्लाइंट आपका बोलोगे लेस देन 8। तो यहाँ पे देखिए क्या रह रहा है, 3 to 7 के बीच में आपको ग्लासगो कोमा स्केल का आपको बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर ग्लासगो कोमा में 3 to 7 का अगर आपने असेसमेंट किया है और यहाँ पे ये स्कोर आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट इंटरवेंशन करना है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, और जो वो कहे वो उस प्रकार से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिहेबिलिटेशन नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए क्लोज्ड हेड इंजरी। एक रिहेबिलिटेशन नर्स है, वो क्या कर रही है, क्लाइंट केयर कर रही है। वो क्लाइंट क्या है, क्लोज्ड हेड इंजरी हुई है क्लाइंट को। विच कोग्निटिव गोल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिहेबिलिटेशन चल रहा है, मतलब क्लोज्ड हेड इंजरी हुई थी उस पेशेंट को, अभी क्या है वो थोड़ा ठीक हो गया, तो अभी उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, तो नर्स उसके केयरिंग कर रही है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में। तो अब मेनली काम किस में करना है, अपने कॉग्निटिव गोल को यहाँ पे अचीव करने के अंदर। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा यहाँ पे रहेगा, अपना गोल क्या रहेगा, द क्लाइंट विल बी एबल टू फीड हिमसेल्फ हरसेल्फ इंडिपेंडेंटली। क्लाइंट जो है वो खुद से खा पा रहा है। द क्लाइंट विल अटेंड थेरेपी सेशन 3 आवर्स ए डे। क्लाइंट जो है वो 3 आवर्स ए डे थेरेपी सेशन अटेंड कर रहा है। द क्लाइंट विल इंटरेक्ट अप्रोप्रिएटली विद स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर के साथ में अप्रोप्रिएटली वो कन्वर्जेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है। द क्लाइंट विल बी एबल टू स्टे ऑन टास्क फॉर 15 मिनट। क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी एक टास्क को करने के लिए वहाँ पे एबल है पूरा पूरा वहाँ पे 15 मिनट्स तक। तो क्या आंसर यहाँ पे बनेगा, क्या किसकी बात कर रहे हैं अपन, कॉग्निटिव की। ठीक है, उसके जो थिंकिंग है, उसके इमोशंस हैं, उसके जो मेमोरी है, ठीक है, उन सब के बारे में, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उन पे अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा आपको बताएगा कि हाँ ये गोल हमें अचीव हुआ है, मतलब कॉग्निशन का यहाँ पे गोल हमें अच्छा अचीव हुआ है। ठीक है, विच कॉग्निटिव गोल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव एक प्रकार क्या है, मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, किस प्रकार से वो मेंटली प्रिपेयर रहता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इससे आपको क्या, इससे आपको ये पता लगेगा कि भाई
द क्लाइंट विल बी एबल टू स्टे ऑन टास्क फॉर 15 मिनट्स, कि वो 15 मिनट्स तक जो है वो कोई भी टास्क करने के लिए वो क्या है, एबल है, मतलब वो क्या उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके अंदर वापस से डेवलप हो रही है। इस प्रकार से आप पता लगा पाओगे। बाकी की जो एक्टिविटीज है वो तो एज ए डेली रूटीन के अंदर काम आने वाली है, उससे कॉग्निशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना आपको किसी भी एक टास्क में। यहाँ पे क्या वर्ड देखो, आपको टास्क देखने को मिला, मतलब पर्टिकुलर एक ही टास्क के अंदर वो कितने टाइम तक इन्वॉल्व रहता है, तो ये अपना क्या रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज एंटरिंग द रूम फॉर ए क्लाइंट। एक इमरजेंसी नर्स डिपार्टमेंट है, वो रूम में एंटर कर रही है क्लाइंट के लिए। हु वॉज एट बेसबॉल गेम, ठीक है, वो क्लाइंट कहाँ था, बेसबॉल गेम में था। एंड वॉज हिट इन द हेड विद द बैट, अब उसके क्या हो गया, बाय मिस्टेकनली या फिर किसी ने जबरदस्ती या किसी ने चाह के जानबूझ के हिट कर दिया उसके हेड में बैट को, ठीक है, बेसबॉल बैट से हिट कर दिया। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। अब देखिए ये सारे के सारे एमसीक्यू इस प्रकार से हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हैं। ठीक है, एग्जाम में आपने जिसने नोटशीट दिया होगा उसको इस प्रकार के एमसीक्यू मिले होंगे। ऐसा नहीं कि भाई यही एमसीक्यू मिले होंगे, इन्हीं टॉपिक में से मिले होंगे, मगर कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखने को मिले होंगे। ठीक है, यूपी यूएमएस में भी आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, और नोटशीट में तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है। तो अपन क्या करेंगे, इन पे प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान रखेंगे। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। अब यहाँ पे जो है वो नर्स क्या अपना इंटरवेंशन करेगी। असेस द क्लाइंट्स ओरिएंटेशन टू टाइम डेट एंड प्लेस। ठीक है, ओरिएंटेशन करेगी डेट टाइम एंड प्लेस को, कि हाँ वो ओरिएंटेड है कि नहीं। आस्क द क्लाइंट टू स्क्वीज द नर्सेस फिंगर्स। ठीक है, नर्स की जो फिंगर है उसको यहाँ पे स्क्वीज करने के लिए बोलेंगे हम उसको, लाइक होल्ड करने के लिए, टाइटली होल्ड करने के लिए बोलेंगे। डिटरमाइन द क्लाइंट रिसेक्शन, ओके, रिएक्शन टू द डोर ओपनिंग। अपन देखेंगे भाई कब जब डोर ओपन होता है तो क्लाइंट का किस प्रकार से उसके लिए रेस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो देखेंगे। या फिर रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू मूव हिज लोअर लेग, आप रिक्वेस्ट करोगे क्लाइंट को कि अपने लोअर लेग को मूव करें। ठीक है, तो क्या रहेगा अपना का आंसर यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, हेड के अंदर यहाँ पे बेड से लगा है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, किस प्रकार से आप ओरिएंटेशन दो। देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपके पास में क्या पेशेंट आता है, हेड इंजरी वाला पेशेंट आता है, तो आप उसका क्या देखोगे, जीसीएस देखोगे सर। ठीक है, जीसीएस आपको देखना होता है, इसी से आपको जो है वो उसका ओरिएंटेशन का, उसका टाइम प्लेस पर्सन का आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए जीसीएस के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपका रहता है, क्या असेस करते हैं अपन कि पेशेंट जो है वो किस प्रकार से वो अलर्ट रहता है। ठीक है, कितना उसका कॉन्शियस लेवल है, क्या है। तो देखो असेस द क्लाइंट ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन, ये तो अपन खुद असेस करेंगे तो वो बताएगा। ठीक है, आस्क द क्लाइंट टू स्क्वीज, अपन कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो नर्स क्या कर रही है, नर्स देखो उसका ओरिएंटेशन चेक कर रही है। ठीक है, उसका मोटर रेस्पॉन्स चेक कर रही है, और उसके लिए वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट द क्लाइंट्स, मतलब उसको वर्बली उसने कुछ कमांड दिया तो वो कुछ कर रही है। बट अगर ये तो देखो तीनों चीजें वो बोल रहा है तब क्लाइंट कर पा रहा है। ठीक है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है मैं नहीं पता, मगर नर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल रही है तभी कोई एक्टिविटी करेगा। बट ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, डिटरमाइन द क्लाइंट रिएक्शन टू डोर ओपनिंग। अब जब क्लाइंट का खुद से ही डोर ओपनिंग की तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो मतलब वो क्या है, अभी ओरिएंटेड है। ठीक है, अपन केवल इसी एक इंटरवेंशन से हमें पता लग रहा है कि हाँ वो ओरिएंटेड है, कहाँ है, क्या है, किस प्रकार से वो रिएक्शन कर रहा है। तो अपना आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर अपना क्या जाएगा कि वो किस प्रकार से क्लाइंट की रिएक्शंस किस प्रकार से आती है। तो डोर ओपनिंग को लेके कैसे, क्योंकि डोर ओपनिंग के अंदर कोई किसी भी प्रकार का नर्स ने जो है वो वर्बली उसको नहीं कहा है, किसी प्रकार का वो मोटर उसने एक्टिविटी नहीं की है, बस कोई भी आया पर्सन और उसने आकर डोर खोला और क्लाइंट का उसके लिए क्या रिएक्शन रहा। तो ये क्या रहता है, अपना प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि हेड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर ऐसा कॉमन नहीं देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ ठीक है तो मतलब आगे उसका फर्दर इवैल्यूएशन किया जाएगा। बट अगर टाइम प्लेस पर्सन और ये नहीं है तो इनके लिए भी क्या, बट अपन के बिना कुछ किए जो क्लाइंट क्या है रिएक्शन दे रहा है, तो ये क्या है, हमें फर्स्ट नोटिस करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे किसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे वो देखेंगे कि डेट टाइम प्लेस एंड पर्सन के बारे में अपन को पता करना है। ठीक है, बट ये तो आप पता करोगे, ठीक है, ये भी प्रायोरिटी है, बट इससे पहली प्रायोरिटी क्या है, डिटरमाइन द क्लाइंट्स रिएक्शन टू द डोर ओपनिंग, कि वो खुद से किस प्रकार से एफर्ट कर रहा है, ये आपकी उससे भी पहली प्रायोरिटी है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द क्लाइंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक क्लाइंट है उसके अंदर क्या हो गया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इज रिसीविंग मैनिटोल। अब वो क्या कर रहा है, मैनिटोल को रिसीव कर रहा है। एन ऑस्मोटिक डायरेटिक, मैनिटोल को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके लिए
विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। अब ऑस्मोटिक डायलिटिक चल रही है तो यहाँ पे नर्स का क्या इंटरवेंशन होगा, ठीक है। देखो मेनिटोल क्या काम करता है, ऑस्मोटिक डायलिटिक मतलब डायलिटिक एक्शन करता है, ठीक है। तो अब जो नर्स का क्या इंटरवेंशन रहेगा जिसको वो इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट के ऊपर। मॉनिटर द क्लाइंट्स कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, क्लाइंट की जो क्या है यहाँ पे सीबीसी को मॉनिटर करेगी। डू नॉट एडमिनिस्टर द ड्रग इफ द क्लाइंट एपिकल पल्स इज लेस देन 16, कि भाई इसको आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है अगर क्लाइंट की एपिकल पल्स लेस देन 16 हो। एंश्योर दैट द क्लाइंट्स कार्डियक स्टेटस इज मॉनिटर्ड बाय टेलीमेट्री, टेलीमेट्री से आपको क्या करना है, एंश्योर करना है। यूज ए फिल्टर नीडल व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन, आपको एक फिल्टर नीडल की नीड पड़ेगी जब आप कब इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करोगे पेशेंट में। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेनिटोल क्या है, तभी आप इसको अप्रोच कर पाओगे करेक्ट आंसर को। तो देखो मेनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। तो मेनिटोल बना हुआ किससे रहता है, तो देखिए मेनिटोल किससे बना रहता है, ग्लूकोज या आप कह सकते हो शुगर प्लस एल्कोहल, ठीक है। इन दोनों के मिक्सर से हम क्या बनाते हैं, मेनिटोल बनाते हैं। तो अब देखो ऐसे मिक्सचर होने की वजह से मेनिटोल इज नॉट मेटाबोलाइज इनटू बॉडी, मेनिटोल है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए मेनिटोल जो है वो 100% बॉडी से क्या किया जा सकता है, एक्सक्रिएट आउट किया जा सकता है। इसलिए मेनिटोल को अपन यूज में लेते हैं ताकि जो मेनिटोल क्या करता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का काम करता है। देखो ग्लूकोज अगर बॉडी में रहेगी तो वो क्या करेगी, आसपास की टिश्यू से वो क्या करेगी, वाटर को खींचेगी अपने साथ में, तब जाके ग्लूकोज जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। अकेली ग्लूकोज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, वाटर के साथ में वो इमल्सिफिकेशन होकर वो बाहर आएगी। इसलिए वो क्या, अगर देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो वो वाटर को क्या करेगी, अपनी साइड के अंदर फोर्स करेगी, ठीक है। और इस सेल के अंदर का जो पानी है उसके अंदर क्या हो जाए, कमी आ जाएगी। तो कमी का इन द सेंस कि जब आईसीपी बढ़ता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो गया, सीएसएफ का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया है, या फिर कोई किसी प्रकार का हेमरेज हो गया, तो मतलब ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो वो सेल के आसपास के जो ब्लड को, सेल के आसपास के सीएसएफ को वो क्या करेगी, ग्लूकोज के साथ में मिक्स होकर वो ब्लड के अंदर मिला देंगे। ब्लड में भी क्या है, मेनिटोल है, तो ब्लड की तरफ आ जाएगी, ब्लड में आने के बाद में वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, इसलिए अपन क्या देते हैं, मेनिटोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए कि बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती, इसलिए अपन मेनिटोल को यहाँ पे काम में लेते हैं। ऐसे तो फिर ये भी अपन और ज़्यादा फ्लूइड दे देंगे तो हो सकता है ना बॉडी के अंदर और ज़्यादा, हाँ ये कंडीशन तो और ज़्यादा वर्सनिंग हो जाएगी, अगर इसको मेटाबोलाइज कर ले बॉडी का फ्लूइड लेवल और बढ़ जाएगा, इसलिए अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बनता है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1 to 4 हार्ट्स के अंदर क्या 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 होता है, डायूरेसिस का ये काम करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आफ्टर 1 to 4 आवर्स के अंदर अपना ये कंडीशन है वो शुरू कर देती है। आईसीपी स्टार्ट टू डिक्रीज, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो डिक्रीज कितने टाइम में होने लग जाता है, 10 to 15 मिनट्स आफ्टर गिविंग, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स आफ्टर गिविंग जो है वो आईसीपी को डिक्रीज करना शुरू कर देती है। और इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है, तीनों ही एमसीक्यू बने हुए हैं, इफेक्ट कितने टाइम तक रखता है, तो इफेक्ट इसका 3 to 6 आवर्स तक इसका क्या रहता है, इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू और बनता है कि इसकी क्या पूछी जाती है, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ इसका कितना होता है, तो 30 to 150 मिनट्स क्या रहता है, इसका हाफ लाइफ रहता है मेनिटोल का, ये भी एमसीक्यू बनता है, ठीक है। अब देखिए मेनिटोल का यहाँ पे आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ये एमसीक्यू बना है आपका, कि जो मेनिटोल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता है, तो देखिए मेनिटोल जो है किस फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में रहने की वजह से मेनिटोल को हमेशा हमेशा ऑलवेज यूज्ड मैनिटोल इनटू बाय फिल्टर, मैनिटोल को आप क्या करना है, फिल्टर के साथ में आपको उसको एडमिनिस्टर करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा करेक्ट,
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा, क्योंकि मैनिटोल को है विदाउट फिल्टर हमें नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इसलिए जो अगर अपन प्लेन या अपन यहाँ पे सिरिंज वगैरह से देंगे तो वो उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना है हमेशा, और हमेशा हमें फिल्टर के साथ में अटैच करना है नीडल को, उसके साथ में एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन को। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है, पूछा हुआ भी है, आ सकता है आपके आगे आपके नर्व सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज के अंदर। तो मैनिटोल के बाहर, इससे बाहर एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि सर मैनिटोल तो इतना ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब अपन तो मोस्ट से अपन तो मतलब सभी हेड इंजरी के अंदर अपन दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बट इसकी भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। तो देखिए मैनिटोल क्या कर सकता है, एक इसका अपन यहाँ पे साइड इफेक्ट की बात करें तो मैनिटोल क्या कोज कर सकता है, डिहाइड्रेशन। इसलिए मैनिटोल के साथ साथ में आपको साथ साथ में जो है वो आरएल नॉर्मल सलाइन वगैरह जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि मैनिटोल यूरिन आउटपुट करता है, तो जो एग्रीवेट कर सकता है डिहाइड्रेशन को, वो भी सीरियस डिहाइड्रेशन कोज करवा सकता है, ठीक है, अगर आपने ज़्यादा मैनिटोल लगा दिया। और मैनिटोल को जो क्या करना चाहिए, रैपिडली लगाते हैं, ताकि रैपिड फ्लूइड शिफ्टिंग हो सके एक से दूसरे में, तभी तो आप रैपिडली आईसीपी को कंट्रोल कर पाओगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है मैनिटोल से, वो बनता है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, कि मैनिटोल को आपको कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखना है। तो देखो मैनिटोल को कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ रख सकते हो, सिंपल सा बात है, किडनी डिजीज के अंदर, क्योंकि मैनिटोल क्या करता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, अगर किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो मैनिटोल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आप किस में यूज़ नहीं कर सकते, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। देखो हाइपोनेट्रियम के अंदर क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से सोडियम का लेवल यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है, और अगर यहाँ पे हेड इंजरी हुई है पेशेंट को, उसका सोडियम लेवल एकदम कम है, तो ये भी साथ में क्या करवाता है, हाइपोनेट्रीमिया कोज करवाता है मैनिटोल, ठीक है। और सोडियम जो रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए, तो इसलिए हाइपोनेट्रीमिया केस के अंदर मैनिटोल को अवॉइड करना चाहिए। साथ में एन यूरिया, ये तो किडनी रिलेटेड बात आ गई कि एन यूरिया है, तो एन यूरिया वाली पेशेंट के अंदर यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि रिस्क क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं कर पाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड होने की वजह से। इसलिए एन्यूरिया वाली कंडीशन में, किडनी डिजीज वाली कंडीशन में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, जिसमें पहले से ही हार्ट जो बेचारा पंप नहीं कर पा रहा है, इन सब केसेस के अंदर आप क्या करोगे, मैनिटोल को अवॉइड रखोगे। ओके, तो ये रहा अपना मैनिटोल का टॉपिक, इससे बाहर आपका एक भी एमसीक्यू नहीं जाएगा, बस आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग केयर आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। लाइक ये वाला एमसीक्यू आपके नर्सिंग केयर का था कि हाँ आपको मैनिटोल इंट्रोड्यूस के लिए बोल दिया, मगर ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कि मैनिटोल जो है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर रहता है, इसलिए इसको हमेशा हमेशा आपको फिल्टर के साथ में आपको प्रोवाइड कराना जरूरी रहता है। और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, उससे क्या है कि मैं मोटिवेट रहूँगा, मैं मोटिवेशन मुझे भी चाहिए ना यार आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब आपके समझ में आएगा कोई चीज़, अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, आपको डाउट्स भी रहता है तो भी आप मुझसे कमेंट में जरूर कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपका उसका रेस्पॉन्स दूंगा, आपको समझाऊंगा वहाँ पे। और ये नहीं, आप किसी भी एमसीक्यू का आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बस आप विद इन 1 to 2 डेज के अंदर ही कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर जब वीडियो 1 वीक 2 वीक के बाद में जाता है तो फिर मैं उन सब चीज़ों को नहीं देख पाता हूँ टाइमली, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। विद इन 1 to 2 डेज के अंदर ही आपको इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसके सिमिलर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे आराम से बता सकते हो, मैं उसका वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दूंगा किस प्रकार से है क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अपन इसी एक टॉपिक तक ही सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कोई नया बच्चा जुड़ा है हमसे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। Which clinical manifestation would the nurse assess in the client with T12 spinal cord injury who is experience spinal shock? ठीक है, एक नर्स है वो क्या करिए कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन असेस करेगी क्लाइंट के अंदर, जिसके अंदर क्या है, T12 स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हुई है और अभी वो नर्स क्या एक्सपीरियंस कर रही है कि उसको स्पाइनल शॉक हो सकता है, ठीक है, जो पेशेंट है वो उसको स्पाइनल शॉक हो आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शंस क्या रहेगा अपना यहाँ पे, फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट, कि भाई जहाँ से इंजरी हुई है उसके नीचे क्या होगा, बिलो वेस्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। लोअर एक्सट्रीमिटीज मसल स्पास्टिसिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी के मसल्स के अंदर कैसे देखने को मिलेगी, आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। कंप्लेंट ऑफ पॉन्डिंग हेडेक, पॉन्डिंग मतलब थ्रोम्बिंग हेडेक देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया क्या यहाँ पे देखने को मिलता है स्पाइनल शॉक वाले पेशेंट के अंदर, या फिर जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उनमें क्या देखने को मिलेगा आपको।
तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से आप क्या समझते हो, देखो या तो कोई डैमेज हुआ हो स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर यहाँ पे क्या देखने को मिला हो, इन्फ्लामेशन। ठीक है, डैमेज भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। इसे क्या देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन एंड सेंसेशन। मोस्ट कॉमन आपको यही चीज़ें देखने को मिलती है अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, जहाँ से इंजरी हुई है उसके नीचे का। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, T12 रीजन में इंजरी हुई है, तो मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से नीचे के जो एरियाज है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस वाली कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है जो क्लाइंट एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए इसके भी दो साइन सिम्टम होते हैं, दो कंडीशन अपन इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ते हैं अपन, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम होता है। दूसरा क्या होता है, कोडा एक्वेना सिंड्रोम। ठीक है, दो यहाँ पे क्या रहती है, इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स इन द सेंस कि यहाँ पे अगर इंजरी होती है तो ये भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसको, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम को। तो ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, इसको हम जो है स्पाइनल हेमीपैराप्लेजिया। ठीक है, इसको हम स्पाइनल हेमीपैराप्लेजिया भी अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, हेमी सेक्शन होता है। मतलब ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, एक साइड से क्या हो गया, इसका हेमी सेक्शन हो गया। तो मतलब एक साइड से क्या है, ये अल्टर होगी स्पाइनल कॉर्ड हमारे, तो इसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस। मैं किताबी भाषा में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझसे सिंप्लीफाई हो सकता है मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, पैरालिसिस ऑन द साइड ऑफ लीजन, जिस साइड के अंदर लीजन बना है उस साइड में क्या होगा, पैरालिसिस होता है। एंड सेकेंड लाइन देखो, ये दोनों लाइन यही इंपॉर्टेंट होती है जो इन दोनों को यहाँ पे डिफरेंस करती है। सेकेंड क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, सेंसेशन लॉस होगा, इसीलिए क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस फील होगा बिलो द लेवल ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। इसी के देखो आगे जाके बहुत सारे आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो ट्रैक्ट है वो जहां जहां से डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो देखो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे डैमेज होता है, इसके बाद में कौन सा होता है, डोर्सल कॉलम। इसके बाद में कौन सा डैमेज होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इन सब के डैमेज होने के बाद में इनके साइन सिम्टम अपन पर्टिकुलरली जान सकते हैं कि भाई यहाँ पे डैमेज होगा तो किस प्रकार से आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। इतना डीप एमसीक्यू हमसे नहीं बनता है, ये सब हमारी जो क्लासेज है, क्रैश कोर्स वगैरह है, या फिर जो हम रेगुलर क्लासेज में पढ़ाते हैं हमारी ऐप पे, वहाँ हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। बट नर्सिंग के अंदर जो है इतना अभी ज़्यादा अब अंडर लेवल अभी नहीं गया है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछते, ये आपसे ये यहाँ तक पूछ सकते हैं कि ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम के अंदर होता क्या क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और स्पाइनल कॉर्ड का क्या देखने को मिलता है, हेमीप्लेजिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका कोज क्या हो सकता है, पेशेंट को किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया हो, गन शॉट वुंड हो गया हो, ठीक है, और स्टेप वुंड हो गया, किसी ने चाकू वगैरह लाग दिया, क्रश इंजरी हो गया हो, यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह बन गया हो, तो ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए सेकंड वन कौन सा होता है, कोडा इक्विना सिंड्रोम। तो देखो कोडा इक्विना सिंड्रोम के अंदर आप क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे तो क्या हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हुआ था। और कोडा इक्विना सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियस कंप्रेशन ऑफ मल्टीपल लंबोसेक्रल नर्व रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली कंप्रेशन होता रहता है किसके अंदर, लंबोसेक्रल रीजन के नर्व रूट के अंदर। ठीक है, अब ये भी कहाँ पे, बिलो द
लेवल L2, L2 लेवल को आप क्या बोलते हो? कॉनस मेडुलरिस, ठीक है, इसलिए इसको आपने क्या बोल दिया? कॉनस इक्वेना सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पैराप्लीजिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, बोवेल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। यहाँ पे क्या सेंसेशन लॉस भी आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या, इसको एक रेड फ्लैग अपन इसको देते हैं, ठीक है। रेड फ्लैग क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका क्या होता है, अर्जेंट इसका इन्वेस्टिगेशन करना नीड है, ठीक है, साथ साथ में इसका अर्जेंट ही इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो लोअर सिस्टम के आपके सारे जो लाइक जो ब्लैडर डिस्फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है पेशेंट के अंदर, नमनेस देखने को मिल सकती है, साइटिका लाइक पेन देखने को मिल सकता है यहाँ पे पेशेंट के अंदर, ठीक है, गेट के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, चलने फिरने के मूवमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, मसल वीकनेस हो जाएगा लोअर बॉडी की, पेशेंट को इंजरी हो सकती है आगे। तो इसके लिए इसको इमरजेंसी के अंदर इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। तो ये हो गए अपने दोनों स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के टॉपिक, स्पाइनल ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम और कॉडा इक्विना सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, और इसका आंसर आपका क्या जाएगा? फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट। अब क्यों होगा, क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए C6 वर्टिब्रल फ्रैक्चर, C6 वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है एंड इज कोजिंग क्रचफील्ड, ओके। C6 वर्टिब्रल फ्रैक्चर है एंड वो यूज कर रहा है अभी किसको? क्रचफील्ड को, ठीक है, यूज कर रहा है क्रचफील्ड टोंग को, ठीक है, क्रचफील्ड टोंग वहाँ पे लगाया गया है और वेट वहाँ पे कितना रखा गया है? 2 पॉइंट्स का वेट रखा गया है। विच डाटा वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट एग्जिबिट। अब यहाँ पे कौन सा डाटा नर्स एक्सपेक्ट करेगी क्लाइंट से, ठीक है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ए C6 वर्टिब्रल फ्रैक्चर, उसके क्या लगाया गया है? क्रचफील्ड टोंग लगाया गया है हेड में, 2 पॉइंट का यहाँ पे वेट लगाया गया है। तो नर्स है वो कौन सा डाटा एक्सपेक्ट करेगी? द क्लाइंट इज ऑन कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन एट 12 रेस्पिरेशन पर मिनट, ठीक है। The client has no movement of the lower extremities. The client has 2+ deep tendon reflex in lower extremities. The client has loss of sensation below the C6 vertebral fracture. तो क्या रहेगा अपना इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए क्रचफील्ड टोंग कैसा होता है अपने इस प्रकार से, इस प्रकार से ये दोनों क्या हेड के अंदर लग जाते हैं और यहाँ पे अपन पीछे से अपना यहाँ पे एक ये ट्रैक्शन जैसा होता है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रचफील्ड टोंग, ठीक है। आप इसकी इमेज देख सकते हो, इमेज बेस भी आती है एग्जाम के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, देखिए इस वर्ड पे आपको कंसंट्रेट करना है, C6 वर्टिब्रल फ्रैक्चर। आपको यहाँ पे सीधा सीधा जब बोला ही गया है कि वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर है, मतलब नो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट, फ्रैक्चर जरूर हुआ है मगर स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? फ्रैक्चर को आगे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन से बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया? क्रचफील्ड टोंग लगा दिया, 2 पॉइंट का यहाँ पे वेट भी लगा दिया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? पेशेंट का हेड आ गया, ठीक है, सर्वाइकल यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ C6 में, ठीक है, लोअर के अंदर। और देखो आपके कुछ बच्चों के MCQ ऐसे आए होंगे कि यार सर्वाइकल इंजरी है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, तो वो कहाँ तक होता है? C4 तक, C4 C3 में फ्रैक्चर होगा तब यहाँ पे रेस्पिरेटरी कंप्रेशन देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे क्या है? C6 है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे साथ साथ में किसी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट का भी आपको MCQ में कहीं भी नहीं बताया गया है, तो इसका जो आंसर अपना क्या बनेगा? वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 3, द क्लाइंट हैज +2 डीप टेंडन रिफ्लेक्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। इसका क्या मतलब होता है कि क्लाइंट का जो DTR रिफ्लेक्स है वो कैसा है? नॉर्मल है एकदम, ठीक है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्लाइंट का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं हुआ, इसलिए जो उसका DTR रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल रहेगा। क्या पूछा गया था आपसे? विच डाटा वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट एग्जिबिट, कि क्लाइंट के अंदर क्या डाटा आपको देखने को मिलेगा? तो ये वाला डाटा आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? अभी आपको बता दो। देखो DTR क्या होता है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ये, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? ग्रेड देते हैं, ठीक है। ग्रेड भी कैसा होता है देखिए, अपन इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 से,
अगर किसी को 0 ग्रेड देते हैं तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब नो रेस्पॉन्स, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं absent हो गया ये रिफ्लेक्स, ठीक है, किसी प्रकार का रिफ्लेक्स यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं है। इसके बाद में आता है 1+। 1+ से आप क्या समझ सकते हो, सम वॉट डिमिनिस्ड रेस्पॉन्स, या फिर आप समझ सकते हो लो रेस्पॉन्स। इसके बाद में आता है 2+। तो 2+ यहाँ पे आपको दिया गया है, तो 2+ का क्या मतलब होता है कि रेस्पॉन्स है वो कैसा है, एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 2+ वाला जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, या फिर नॉर्मल भी ना कहो तो आप कह सकते हो उसको क्या, एवरेज रहता है। इसके बाद में क्या आता है 3+। 3+ में क्या आता है, स्लाइटली हाइपर रिफ्लेक्सिक, ठीक है, रेस्पॉन्स कैसा है, स्लाइटली हाइपर रिफ्लेक्सिक हो गया। अब जब 4+ आता है तो क्या आएगा, वेरी हाइपर एक्टिव, ठीक है, वेरी हाइपर एक्टिव विथ क्लोनस, मतलब बॉडी की जो क्लोनस है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है, वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। +4 से लेके +0 तक आपको क्या DTR या रिफ्लेक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस आंसर का, इस MCQ का आपको आंसर मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या पूछा गया था आपसे कि C6 स्पाइनल फ्रैक्चर है, क्लड क्रस्टफील्ड ट्रैक्शन लगा दिया है उसको, तो अभी आपको क्लाइंट में क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, या फिर आप क्लाइंट में क्या असेस करोगे। तो आपको जब ये सारी सिनेरियो है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई +2 डिपेंडेंट रिफ्लेक्स मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट MCQ अपना, द नर्स वॉक इनटू द रूम एंड नोट द क्लाइंट इज लाइंग इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है, द नर्स वॉक इनटू द रूम एंड नोट द मेल क्लाइंट इज लाइंग सुपाइन, सीधा सो रहा है, कोई मेल क्लाइंट है, एंड एंटायर बॉडी इज रिजिड विथ हिज आर्म एंड लेग्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब साथ साथ में उसकी एंटायर बॉडी है वो कैसी हो रही है, रिजिड हो रही है, और उसके आर्म्स एंड लेग्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। द क्लाइंट इज नॉट अवेयर वॉट इज गोइंग ऑन एंड इज मेकिंग गटरल साउंड, ठीक है। अब क्लाइंट है, इसके लिए वो नहीं पता कि भाई उसको हो क्या रहा है, वो गटरल जैसे साउंड्स को उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। विच एक्शन द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, ठीक है, अगेन सिनेरियो बेस्ड MCQ कि यहाँ पे अब नर्स को कौन सा अपना एक्शन करना है, ठीक है। सबसे पहले लूजन कॉन्स्ट्रक्टिव क्लोथिंग, उसके जो कॉन्स्ट्रक्टिव क्लोथिंग है, ठीक है, वो क्या है, लूज करेंगे। गटरिंग साउंड मतलब आप कुछ ग्रंट कर रहे हो, मतलब एक दूसरी चीज को जब आप रगड़ते हैं तो जिस प्रकार से साउंड आता है उसे आप कह सकते हो गटरल साउंड, ठीक है। तो लूजिंग कॉन्स्ट्रक्टिव क्लोथिंग, जो उसके टाइट क्लॉथ है वो उसको लूज करेंगे। प्लेस पैडिंग ऑन द साइड रेल्स, साइड रेल्स के ऊपर आप पैड लगाओगे। असेस द क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट के वाइटल साइन करोगे, या फिर टर्न द क्लाइंट ऑन साइड, एक साइड के अंदर आप क्लाइंट को क्या कर दोगे, टर्न कर दोगे। क्या होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है, बॉडी रिजिड हो रही है, सुपाइन पोजीशन में सो रहा है, तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो, पेशेंट को वो अभी क्या आ गया है, सीजर के एपिसोड्स यहाँ पे आने लग गए हैं, और साथ साथ में गटर साउंड, मतलब वो टीथ को जो क्या कर सकता है, मतलब ऐसे टीथ को टाइटली एक दूसरे टीथ के साथ में वो फ्रिक्शन करेगा, तो ये इस प्रकार साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखो आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो प्रायोरिटी देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे करने हैं, मगर प्रायोरिटी क्या करनी है, एयरवे, ठीक है, इजी सा MCQ है। प्रायोरिटी आप क्या रखोगे, एयरवे को। तो एयरवे आप किस प्रकार से आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या करोगे, पेशेंट को आप ऑन हिज साइड, ठीक है, एक साइड के अंदर आप क्या कर दोगे, क्लाइंट को टर्न कर दोगे। टर्न करने से क्या होगा, जो भी फ्लूइड वगैरह जो भी ओरल कैविटी में आएगा वो क्या करेगा, ड्रेन आउट हो जाएगा ओरल कैविटी से, और पेशेंट का डिक्रीज द चांस ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। साथ साथ में जो उसका जो टंग है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, टंग अगर ऐसे फॉल बैक हो गई है तो उसको भी आपको ठीक करना है, बट ड्यूरिंग सीजर आप ठीक नहीं कर सकते उसको। ड्यूरिंग सीजर करोगे तो हो सकता है आपको आपकी फिंगर बाइट कर ले वो, ठीक है, और आप कुछ अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डालोगे तो हो सकता है उसके टीथ ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो ड्यूरिंग सीजर तो कुछ नहीं करना, बस आपको सीजर को आपको नोट करना है। बस आप क्या कर सकते हो, बस क्लाइंट को जो एक साइड के अंदर आप टर्न कर सकते हो,
ताकि उसका एयरवे है वो ओपन रहे, वो एयरवे आप एस्टैब्लिश कर सको, एयरवे के अंदर कोई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट एक्सपीरियंसिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। एक क्लाइंट है आईसीयू में है और उसको क्या हो रहा है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट इंप्लीमेंट फर्स्ट। अब यहाँ पे जो है वो कौन सा इंटरवेंशन नर्स इंप्लीमेंट करेगी सबसे पहले। असेस द क्लाइंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रीक्वेंटली, मॉनिटर द क्लाइंट्स हार्ट रिदम वाया टेलीमेट्री, एडमिनिस्टर डाइजेपम बेंजोडाइजेपिन, या फिर प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो देखिए इस एमसीक्यू का आंसर करने से पहले अगेन आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। क्या टॉपिक अपना, स्टेटस एपिलेप्टिकस। ब्रीफली नहीं समझाऊंगा कुछ भी, ब्रीफली हम सब ने समझा हुआ है हमारे क्रैश कोर्स में या फिर हमारी क्लासेज जो है वहाँ पे हमने अच्छे से बता रखा है। तो देखो शॉर्ट के अंदर समझेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है। एक सीजर का प्रकार है ये भी। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार की देखो ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। एक प्रकार की ये क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोलॉन्ग सीजर पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो भी मोर देन या फिर 5 मिनट्स तक, ठीक है। और मल्टीपल सीजर क्लोज टुगेदर विदाउट पेशेंट रिकवरी। देखो दो तरह की सीजर होती है, एक तो होती है नॉर्मल सीजर, दूसरी क्या होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। नॉर्मल सीजर में तो क्या होता है, एक बार आपके कंप्लीट सीजर की साइकिल हो गई, फिर कुछ टाइम तक पेशेंट है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा। फिर उसके आफ्टर सम टाइम वापस उसको क्या आएगा, सीजर आता है, ठीक है। एक दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 3 दिन बाद भी आ सकता है। मतलब बीच के टाइम में क्या रहेगा, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, अपने काम वगैरह सब करेगा। बट स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या प्रोलॉन्ग सीजर आते हैं, मतलब मोर देन 5 मिनट से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोलॉन्ग सीजर की कंडीशन में रहता है पेशेंट, ठीक है। मल्टीपल सीजर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो मतलब अब थोड़ा ठीक रहेगा। मोर देन 5 मिनट तक यहाँ पे क्या सीजर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल सीजर आते हैं, एक से ज़्यादा बार सीजर आते हैं, और एक दूसरे के सीजर के जो बीच का जो ड्यूरेशन रहता है वो भी यहाँ पे कम रहता है, इसलिए नो कॉन्शियसनेस। पेशेंट जो है वो कैसा रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, या फिर प्रॉपर तरीके से वो कॉन्शियसनेस में सेमी कॉन्शियस आप कह सकते हो, प्रॉपर तरीके से वो कॉन्शियस नहीं रह पाता है। इसलिए विदाउट पेशेंट रिकवरी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखो इसी के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, CSE। सेकेंड टाइम क्या होता है, NCSE, ठीक है। CSE के अंदर क्या होता है, कन्वल्जिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, एंड यहाँ पे क्या होता है, नॉन कन्वल्जिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनको हम हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो डिस्कस इसलिए किया रहता है क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस सब पता सबको है कि होता है क्या है, किस प्रकार से, मगर इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। अब जैसे लेवल एम्स का बड़ा है तो हो सकता है कि एम्स जो है वो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट आप किससे कर सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया था एपिलेप्टिकस वाली जो कंडीशन के अंदर हमें क्या देते हैं ड्रग्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन। तो आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर बेंजोडाइजेपिन। ये क्या करते हैं, इमीडिएटली हम देते हैं। इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो सीजर वाली कंडीशन है वो यहाँ पे इमीडिएटली जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एपिसोड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आप क्या करोगे, एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन दे सकते हो, मगर इससे भी पहली प्रायोरिटी क्या है, एडमिनिस्टर डाइजेपम, क्योंकि स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डाइजेपम, ठीक है। और बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, और इस प्रकार से अपना क्या है, करेक्ट आंसर जाता है, ठीक है। और देखिए स्टेटस एपिलेप्टिक एक इस प्रकार से भी इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या कोज कर देती है, इरिवर्सिबल
न्यूरोनल डैमेज कॉज कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीजर आता है तो बॉडी के अंदर क्या रहती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो ब्रेन को भी क्या पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो ब्रेन के आपको पता है कि नर्वस टिश्यू बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं ऑक्सीजन को लेके। अगर यहाँ पे एयरवे यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम जाएगी, टिश्यू में सेल में कम जाएगी, तो न्यूरॉन्स भी सेल यहाँ पे जल्दी डेथ होती है। इसलिए ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल न्यूरोनल डैमेज कर देती है, जो वापस रिवर्स नहीं कर सकते पेशेंट को, जो है वो लाइफ टाइम फिर उससे वो प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो ठीक है, इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह आप दोगे इस पेशेंट को, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो यार, एक लाइक करने में क्या रहता है आपका। ठीक है, व्यूज आते हैं 300-400 व्यूज आते हैं, लाइक आते हैं 25-30। लाइक करने में क्या जा रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लाइक तो करके जाओ। ठीक है ना, और बाकी सब्सक्राइब तो आपको ठीक लगे तो कर देना, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैटर अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो कर ही देंगे। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी हमने बनाई हुई है, यूपी यूएमएस के लिए 25 मॉडल पेपर है, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहाँ पे बनाया गया 15 करके कुछ उसने एमसीक्यूज बताए हैं अपने सिलेबस के अंदर कि भाई 15 एमसीक्यूज आपको इसमें से मिलेंगे, 50 एमसीक्यू आपको इसमें से मिलेंगे। उसी प्रकार से हमने भी वहाँ पे क्या हमारी टेस्ट सीरीज बनाई है। तो जो भी स्टूडेंट्स को इंक्वायरी करनी हो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, या फिर कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर नोटसेट की टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो देखो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दिख रहे हैं, तो इनको आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि होगा कल। डेली सेशन चलता है अपना आरएनसीसी के ऊपर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और देखो, कमेंट जरूर करना, कमेंट से क्या है कि मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।